हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोप्सी के बारे में कि आखिर ऑटोप्सी क्या होता है, क्यों किया जाता है पर्सन का ऑटोप्सी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोप्सी का इंट्रोडक्शन। एन ऑटोप्सी इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, नेक्रोप्सी और ऑब्डक्शन। ऑटोप्सी को किस किस नाम से जाना जाता है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, नेक्रोप्सी और अबडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। It is a medical procedure that consists of a through examination of the dead body to determine the cause and manner of death and to evaluate any disease or injury that may be present। ये क्या है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जो कब कंसिस्ट किया जाता है? जब कंसिस्ट किया जाता है जब हमें डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना होता है, डेथ का एक्चुअल कॉज हमें जानना होता है, ये इवेलुएट करना होता है कि आखिर पर्सन की डेथ कैसे हुई, किसी इंजरी की वजह से हुई, किसी डेथ की वजह से हुई या फिर कोई और ही वजह है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड मेडिकल डॉक्टर कॉल्ड अ पैथोलॉजिस्ट। ये जो ऑटोप्सी होता है वो हर कोई नहीं कर सकता, ये एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल डॉक्टर ही करता है, जिसको बोला जाता है पैथोलॉजिस्ट। द टर्म ऑटोप्सी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टू सी फॉर आंसर। ये टर्म जो ऑटोप्सी है वो उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू सी फॉर वनसेल्फ। नेक्रोप्सी, नेक्रोप्सी भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? सीइंग अ डेड बॉडी, डेड बॉडी को देखना, सीन करना। देन नेक्रोप्सी क्या है? इसको पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। देन आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो ऑटोप्सी है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट फॉरेंसिक, सेकंड क्लिनिकल एंड एकेडमिक, देन थर्ड कोरोनर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक ऑटोप्सी के बारे में या फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के बारे में। दिस इज डन फॉर मेडिकल लीगल पर्पस। ये क्या है कि जब कोई मेडिकल लीगल पर्पस हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। नो फैमिली परमिशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ ऑटोप्सी। इस टाइप की ऑटोप्सी को कंप्लीट करने के लिए हमें फैमिली की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी का पोस्टमार्टम होता है तो हमें फैमिली की परमिशन की ज़रूरत होती है, हमें पहले फैमिली की परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन फॉरेंसिक में ऐसा नहीं है, हमें फैमिली की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Then this is carried out when the cause of death may be criminal matter such as accident or burns। ठीक है, ये फॉरेंसिक ऑटोप्सी है वो कब की जाती है? जब हमें डेथ का कॉज जानना हो, हमें लग रहा है कि ये क्रिमिनल मैटर है या एक्सीडेंट हुआ है, बर्न वाला पेशेंट है, तब ये किया जाता है। देन इसके बाद आता है क्लिनिकल और एकेडमिक। दिस इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल फॉर रिसर्च एंड स्टडी पर्पस। क्लिनिकल में क्या होता है कि ये परफॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं रिसर्च और स्टडी पर्पस के लिए। फॉर अ क्लिनिकल ऑटोप्सी टू टेक प्लेस कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड एंड डेथ सर्टिफिकेट कंप्लीटेड। इसमें भी क्या है कि इसमें प्लेस दिया जाता है, डेथ का कॉज जाना जाता है और उसके बाद सर्टिफिकेट भी इसका कंप्लीट किया जाता है। टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ ऑटोप्सी परमिशन फ्रॉम द डिकेड्स लीगल्स नेक्स्ट ऑफ किन इज रिक्वायर्ड। इसमें ये जो ऑटोप्सी होती है इसमें भी हमें परमिशन की ज़रूरत होती है। देन इसके बाद आता है कोरोनर्स। दिस टाइप ऑफ ऑटोप्सी इन्वॉल्व्स केसेस वेयर नो मेडिकल कॉज ऑफ डेथ इज रेडिली अवेलेबल। ये क्या है? कोरोनर्स ऑटोप्सी में क्या होता है कि इसमें हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, आखिर पर्सन की डेथ हुई कैसे। ठीक है, जब किसी की जो डेथ होती है वो सवाल खड़ा कर देती है हमारे सामने कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा था, आखिर इसकी डेथ कैसे हो गई, इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, कोई बीमारी भी नहीं थी। देन कॉज, मैनर एंड मैकेनिज्म ऑफ डेथ आर इन क्वेश्चन। मतलब इसमें ऐसा होता है कि किस वजह से हुई, किस मैनर में हुई, डेथ का मैकेनिज्म क्या था,
ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। Eventually, the prospectors will identify whether the case deserve comprehensive forensic autopsy और routine postmortem। ठीक है, तो क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि कोई एक पर्सन रहता है हमारे सामने वाले घर में, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम 1 वीक से देख रहे हैं या 2-3 दिन से देख रहे हैं कि उसने गेट ही नहीं खोला है, उसके घर से कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन जब हम गेट खोल के देखते हैं तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसे टाइप की कंडीशन में ये किया जाता है और इसमें हम डिसाइड करते हैं फिर कि केस में कि फॉरेंसिक ऑटोप्सी करवानी है या रूटीन पोस्टमार्टम जो होता है वो करवाना है हमें। देन अब हम देखेंगे फॉरेंसिक ऑटोप्सी। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। ये कब किया जाता है? ये डेथ का कॉज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेथ्स आर प्लेस्ड इन फॉलोइंग मैनर। क्या है कि हमें किस किस मैनर में हमें फॉरेंसिक ऑटोप्सी करनी है, जैसे कि किसी की डेथ नेचुरली हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड है, होमिसाइड है, अनडिटरमाइंड है, तो इन सारे केसेस में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है। देन द प्रोसेस। The body is received at a medical examiner's office or hospital in a body bag or evidence sheet। इसमें क्या है, जो बॉडी है वो रिसीव की जाती है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनर्स के ऑफिस में ये बॉडी रिसीव की जाती है, जिसमें बॉडी बैग होता है, एविडेंस शीट होती है। A brand new body bag is used for each body to ensure that only evidence from the body is contained within a bag। ठीक है, हर बॉडी के लिए एक ब्रांड न्यू बॉडी बैग का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर हमने इससे पहले वाली बॉडी का अगर बॉडी बैग अगर इस पेशेंट के लिए यूज़ किया तो हमें डेथ का एक्चुअल कॉज पता नहीं चल पाएगा और ना ही हमें एविडेंस पता चलेगा। लेकिन अगर ब्रांड न्यू बॉडी बैग है तो हो सकता है कि वो उस बॉडी बैग में आ जाए बॉडी के थ्रू, जिससे हमें कोई एविडेंस मिल जाए। देन एन एविडेंस शीट आर इन अल्टरनेट वे टू ट्रांसपोर्ट द बॉडी। क्या है, जो एविडेंस शीट होती है वो अल्टरनेट वे है बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का। देन एन एविडेंस शीट इज स्टेराइल शीट इन विच द बॉडी इज कवर्ड। एविडेंस शीट कैसी होती है? एक स्टेराइल शीट होती है, ठीक है, जिससे बॉडी को कवर किया जाता है। देन इसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। जब पर्सन की डेथ हो चुकी होती है, जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी 2 पार्ट्स में किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बारे में। आफ्टर द बॉडी इज रिसीव्ड इट इज़ फर्स्ट फोटोग्राफ्ड। जब बॉडी रिसीव की जाती है, डेड बॉडी जब रिसीव की जाती है तो सबसे पहले उसका फोटोग्राफ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द एग्जामिनर देन नोट्स the kinds of cloths there and their position on the body before they are removed। क्या है कि जब हम उसके बाद फ़ोटो तो ले ली, लेकिन उसके बाद जो एग्जामिनर होता है वो नोट करता है कि जो डेड बॉडी है उसने कैसे क्लॉथ्स पहने हुए थे, उसकी क्या पोजीशन थी, ये सब पहले नोट किया जाता है। उसके बाद उसके क्लॉथ्स को रिमूव किया जाता है। देन नेक्स्ट एनी एविडेंस सच एज residue, flakes or paints, other material is collected from the external surface of the body। इसका क्या मतलब है कि बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस है वहाँ पर उसकी बॉडी पे किस तरीके के निशान थे, क्या मटेरियल था जो यूज़ किया गया है, मीन्स बॉडी के सरफेस पर जो भी हमें मिलेगा हमें क्या करना है, देखना है उसको। देन अल्ट्रावायलेट लाइट may also be used to search body surfaces for any evidence not easily visible to a naked eye। क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ भी किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ इसलिए किया जाता है जो हमारी आइज़ नहीं देख पाएगी, ठीक है। अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिल पाता है अपनी आइज़ के थ्रू तो वो अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू मिल जाएगा जो हमारी आइज़ के थ्रू विजिबल नहीं है। देन सैंपल ऑफ हेयर nails are taken and the body may be radiographically imaged। ठीक है, सैंपल्स लिया जाता है, हेयर, नील्स, स्किन और जो भी है इमेजेस अगर लेना है तो ये सब लिया जाता है। देन
Once a external evidence is collected, the body is removed from the bag, undressed, and any wound present are examined. एक बार हमने अगर एक्सटर्नल एविडेंस को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है कि जो बॉडी है उसके जो क्लॉथ्स है उसको रिमूव किया जाए। पहले तो बैग से निकाला जाएगा बॉडी को, उसके बाद उसको अनड्रेस किया जाएगा, उसके बाद उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाएगा कि उसकी बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई वुंड तो प्रेजेंट नहीं है। देन द बॉडी इज क्लीन, वेइंड एंड मेजर्ड, प्रिपरेशन फॉर द इंटरनल एग्जामिनेशन। उसके बाद बॉडी को क्लीन किया जाता है, उसका वेट मेजर किया जाता है और इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। देन द स्केल यूज्ड फॉर वेट of the body often designed to accommodate the cart the body is transported on its weight in deducted from the total weight shown in the give weight in body। देखिए इसमें क्या है कि इसके बाद क्या है कि बॉडी का वेट देखा जाता है कि जब ट्रांसपोर्ट होकर जब बॉडी आई है तो उस टाइम पे बॉडी का वेट कितना है। देन इफ नॉट ऑलरेडी विद इन एन ऑटोप्सी रूम द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द टेबल ऑफ ऑटोप्सी रूम। क्या है कि इसके बाद हमें बॉडी को ऑटोप्सी रूम में लेके जाना है और उसके बाद उसको ऑटोप्सी रूम में ऑटोप्सी टेबल पे हमें रखना है। देन अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी सच एज रेस, सेक्स, एज, हेयर कलर, लेंथ, आई कलर एंड अदर डिस्टिंग्विश फीचर्स, बर्थ मार्क, ओल्ड स्कार, टिश्यू मोल्स देन इज मेड। देखो इसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके हेयर का कलर्स कैसा है, लेंथ क्या है, आई कलर कैसा है और उस पर जो भी फीचर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कभी कभी किसी को बर्थ मार्क होता है, कोई स्कार होता है, कोई मोल होता है, इन सबको हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन में। देन अ हैंड हेल्ड वॉइस रिकॉर्डर और स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर फ्रॉम नॉर्मली यूज टू रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन। इसके बाद क्या है कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डर भी होना चाहिए इनको रिकॉर्ड करने के लिए। देन इसके बाद आता है इंटरनल एग्जामिनेशन। इफ नॉट ऑलरेडी इन प्लेस अ प्लास्टिक और रबर ब्रिक कॉल्ड अ बॉडी ब्लॉक, it is placed under the back of the body causing the arms, necks fall backward and stretching or pushing the chest upward to make easier cut and open। देखिए प्लास्टिक और रबर बैंड जो रबर ब्रिक होती है उसको प्लेस किया जाता है बॉडी के बैक पर, ठीक है। तो इससे क्या है कि जैसे कि वो इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी को कट करने में, स्ट्रेचिंग पुशिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। टू गिव अ प्रोस्पेक्टर, पैथोलॉजिस्ट और असिस्टेंट मैक्सिमम एक्सपोजर टू दी ट्रंक। हमें क्या करना है, एक असिस्टेंट भी हमारे साथ रखना है ताकि हम जो ट्रंक है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट के साथ एक असिस्टेंट भी होना चाहिए जो क्या है कि हेल्प करे कि जो ट्रंक है उसको एक्सपोज करने में। आफ्टर दिस इंटरनल एग्जामिनेशन बिगिंस, द इंटरनल एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर एविडेंस ऑफ ट्रॉमा और अदर इंडिकेशन ऑन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स का, ठीक है, और ये देखते हैं कि कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है। तो और अगर हमें कोई ऐसा कॉज दिखता है डेथ का तो वो हमें नोट करना है। देन अ लार्ज एंड डीप वाई शेप, ये क्या है, एक इंसीजन है, वाई शेप का इंसीजन है। इंसीजन कैन बी मेड फ्रॉम बिहाइंड ईच ईयर और रनिंग डाउन टू साइड नेक मीटिंग एट द ब्रेस्ट बोन। ये क्या है, जब पेशेंट के दोनों ईयर्स होते हैं वहाँ से लगाकर नेक तक लाते हैं इंसीजन को, दोनों ईयर से लगा के सीधा जाता है वो नेक तक और नेक से लगाकर ब्रेस्ट बोन तक किया जाता है वो इंसीजन, जिसको बोला जाता है वाई शेप इंसीजन। दिस इज द अप्रोच ऑफ मोस्ट ऑफ्टन इन फॉरेंसिक ऑटोप्सीज सो एज टू अलाउ मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ नेक स्ट्रक्चर एंड लेटर डिटेल एग्जामिनेशन। ये क्यों किया जाता है, ये फॉरेंसिक ऑटोप्सीज में किया जाता है और ये अलाउ भी होता है उसमें, जिससे क्या है हम नेक का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से देख सकें और उसका डिटेल में एग्जामिनेशन कर सकें। देन इसके बाद आता है टी शेप इंसीजन, मेड फ्रॉम द टिप्स ऑफ बोथ शोल्डर इन हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द रीजन ऑफ कॉलर बोन टू मीट एट स्टर्नम इन द मिडल।
ये क्या है, देखिए ऐसा होता है टी शेप का, है ना। दोनों कॉलर बोन से आता हुआ वो स्टर्नम तक बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये होता है टी शेप इंसिजन। ठीक है, ऐसा कट किया जाता है। दिस इनिशिएट कट इज यूज्ड फॉर मोर ऑफ्टन प्रोड्यूस अ मोर aesthetic finish the body when it is constituted and stitching marks will not be as appropriate Y shape। ठीक है, क्या है कि जब ऐसा नहीं किया जाता है वाई शेप में तो ये टी शेप में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, आफ्टर द एग्जामिनेशन the body has an open and empty chest cavity with chest flaps open in both sides. The body top or skull missing. The skull flaps are pulled over the face and neck. इसमें क्या है कि देखिए हमने ओपन किया है, अगर क्या है वो जो कैविटी है वो खाली है या कोई मिसिंग है तो उसमें ये किया जाता है। Then it is unusual to examination of the face, arms, hands and legs internally. ये क्या है, अनयूजुअल किसके लिए है, फेस एग्जामिनेशन के लिए, आर्म्स, हैंड्स और लेग्स के लिए। ठीक है, देन ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यू मस्ट बी रिटर्न ऑफ द बॉडी अनलेस परमिशन इज गिवन बाय फैमिली एंड रिटेन एनी टिश्यू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, हमने बॉडी को ओपन तो किया है लेकिन क्या है हम सैंपल के तौर पर रख देते हैं, बॉडी में से हमने ऑर्गन निकाला, हमने उससे सैंपल लिया, उसके बाद हम उसको बाद में उस बॉडी में ही फिल कर देते हैं। ये देखिए ऐसा होता है। देन नॉर्मली द इंटरनल बॉडी कैविटी इज लाइंड विद कॉटन, वुड और अप्रोप्रिएट मटेरियल। द ऑर्गन आर टेन प्लेस्ड इनटू द प्लास्टिक बैग, प्रिवेंट लीकेज, रिटर्न टू द बॉडी कैविटी। क्या है कि नॉर्मल जो इंटरनल जो बॉडी है, ठीक है, नॉर्मली जो इंटरनल बॉडी कैविटी है वो लाइंड किससे होती है, उसको किससे लाइंड करते हैं, कॉटन, वुड से या अप्रोप्रिएट मटेरियल से। और जो ऑर्गन है उसको प्लास्टिक वेस्ट बैग में क्या किया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। और वो बैग कैसा होना चाहिए, लीकेज प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए। और जो बॉडी की जो कैविटी होती है उसको रिटर्न कर दिया जाता है। द चेस्ट फ्लैप्स आर देन क्लोज्ड एंड स्वीन बैक टुगेदर, स्कल कैप इज स्वीन बैक इन प्लेस। क्या है कि जो चेस्ट को जो ओपन किया है उसको क्लोज करके स्टिचिंग कर दी जाती है, और ऐसे ही अगर स्कल ओपन किया है तो उसको भी वैसा ही कर दिया जाता है। इसके बाद बॉडी को शीट में रैप किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई है और आप मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।